हेलो स्टूडेंट, आई एम ए.के. मिश्रा फ्रॉम नवल एकेडमी। नवल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आज मैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट लेकर आया हूँ साइंस का। साइंस इसमें जो मेरा फर्स्ट वीडियो आपके पास गया था इसी से रिलेटिव ये भी है, केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री तो मैं उसमें पिछले अपने वीडियो में आपको मैं सूचक के बारे में बताया था कि सूचक क्या होते हैं। अब आज का जो मेरा टॉपिक्स है वो है पीएच पैमाना। पीएच एक बहुत ही सरल, बहुत ही शॉर्ट नेम पीएच आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। मैं पीएच क्या है पहले इसका मैं जिक्र करूँगा। पीएच है क्या? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल नेम है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो किसी भी विलयन का प्रकृति ज्ञात करने के लिए पीएच पैमाने का भी उपयोग किया जाता है, इसका भी यूज किया जाता है। पीएच पैमाना क्या है मैं आपको इसका डिफिनीशन बहुत शॉर्ट वे में बता देना चाहता हूं कि किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया। यानी किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया, एक पैमाना बनाया गया जिसे पीएच पैमाना के नाम से हम जानते हैं। पीएच पैमाने में जो खानों की संख्या होती है, इस स्केल में जो खानों की संख्या होती है वह 0 से लेके और 14 तक होती है। यानी 0 से लेके और 14 खाने तक इस पैमाने में उपस्थित होते हैं। यानी पीएच पैमाना क्या है? तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया। जिस स्केल का उपयोग हम करते हैं उसे कहते हैं पीएच पैमाना। इसमें 0 से लेकर 14 खाने होते हैं। ये 0 से लेकर 14 खानों का भी अपना अलग अलग मतलब है, अपना अलग अलग उसका भी प्रभाव है। जैसे अम्ल क्षार की पहचान हम पीएच पैमाने के आधार पे कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। हो सके तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। आपके लाइफ में, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंस मेरे नज़र से मैं आपको अपना 100% चाहता हूँ पीएच पे देना। तो पीएच में 0 से लेके 14 खाने होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। लेकिन ये 0 से लेके 14 खानों का मतलब क्या होता है इसको मैं आपको बता देना चाहता हूं। अम्ल की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। इसको यहां भी कर सकते हैं, ये यहां पर चल सकते हैं। यानी अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। किसी भी विलयन की प्रकृति या तो अम्लीय हो सकती है या तो क्षारीय हो सकती है, नहीं तो उदासीन हो सकती है। तो इन तीनों चीज़ों को कैसे हम जानेंगे पीएच पैमाने के आधार पे कि दिया गया कोई भी विलयन मान लीजिए आपको दिया जा रहा है, तो आप किस आधार पे और पीएच पैमाना के आधार पे आपको जांच करना है कि ये दिया गया विलयन क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। तो कैसे आप करेंगे? उसके लिए क्या है कि अम्लीय विलयन कैसे मालूम होगा? किसी भी विलयन का पीएच मान, उसका पीएच मान जब हम निकालते हैं, पीएच मान निकालने के लिए भी फार्मूले हैं। तो जब किसी भी विलयन का पीएच मान पीएच पैमाना के आधार पे हम ज्ञात करते हैं, यानी किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम आ जाए, 7 से कम, किसी भी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम आ जाए, 7 से कम,
7 तक और एक है 7 से अधिक। यानी 7 से कम, यानी किसी विलयन का पीएच मान यदि 7 से कम आता है तो वह विलयन, उस विलयन की प्रकृति होगी अम्लीय। यानी 7 से कम अगर क्या होगा, अम्लीय। 7 तक अगर किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात करने पर प्राप्त होता है तो वह होता है उदासीन। नोट कर लीजिएगा इसको। 7 से अधिक, अगर किसी विलयन का मान 7 से अधिक यानी 7 से 14 के बीच में आता है तो वह विलयन की प्रकृति होती है क्षारीय। क्षारीय यानी अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक फिगर आपको चित्र दिया हूँ, उसमें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 7 लिखे हैं, यहाँ 14 लिखे हैं। यानी पीएच स्केल में 0 से लेके 14 खाने होते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बताया हूँ। यहाँ देखेंगे, यहाँ एच आयन लिखे हैं, यहाँ OH आयन लिखे हैं। एच आयन मतलब आप जानते हैं, अभी जब मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था अम्ल, क्षार और लवण, तो उसमें अम्ल की जब परिभाषा मैं दिया था उसमें बताया था कि वे अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्षार वे होते हैं, क्षारक वे होते हैं जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन आयन और ये यहाँ OH आयन, इसमें हाइड्रोजन आयन की सक्रियता अधिक है और ऐसे ग्राफ जो बनाए हैं यहाँ ज़्यादा क्या हो जा रही है, बिल्कुल कम हो जा रही है। और इधर OH आयन की सक्रियता क्या है, कम है और यहाँ अधिक हो जा रही है। मतलब कि जब 0 से लेके 7 के बीच में, 0 से लेके 7 के बीच में अगर किसी विलयन का पीएच मान है तो उसमें H आयन की सांद्रता अधिक होने के कारण वह विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा। यदि 7 है, न तो 7 से अधिक है ना ही 7 से कम है, एकदम एक्यूरेट 7, तो 7 है तो वह विलयन किसके गुण में चली जाएगी, उदासीनता हो जाएगी, उदासीन विलयन प्राप्त होगी हमको। यदि 7 से देखेंगे, जैसे ही ये आगे बढ़ रही है इसमें OH का मान बढ़ रहा है और H आयन का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसलिए यह इसमें कौन सी विलयन की प्रकृति हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। 7 से अधिक होगा तो क्षारीय हो जाएगा। जैसे अमाशय में, अमाशय जो होता है हमारा, उसमें उत्पन्न रसों का जो पीएच स्तर होता है वह 7 से कम होता है या अधिक होता है। क्या 7 से कम होता है कि 7 से अधिक होता है, ये प्रश्न आता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यह कि अमाशय में उत्पन्न रसों का पीएच मान क्या 7 से अधिक होता है कि 7 से कम होता है, क्यों, वही। तो उसका आंसर ये होगा कि अमाशय में प्राप्त रसों का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम इसलिए होता है क्योंकि अमाशय हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न करता है। अमाशय कौन सा रस उत्पन्न करता है, हमारा HCl उत्पन्न करता है। HCl एक अम्ल है, तो अम्ल जो होता है जिसकी प्रकृति अम्लीय होगी, अम्ल की प्रकृति अम्लीय होगी तो इसका पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 से, मैं बताया कि 7 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 7 से क्या होता है, अमाशय में उत्पन्न रसों का पीएच मान 7 से कम होता है क्योंकि अमाशय में उत्पन्न रसों से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। क्योंकि अम्ल जब HCl प्राप्त होता है तभी हमारे भोजन को पचाने में सहायता प्रदान होती है। अब कभी कभी हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से भी कम हो जाता है। कभी कभी हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से भी क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो मुंह में खाने के जो छोटे छोटे कण होते हैं या शर्करा होते हैं वे क्या होते हैं, मुंह के अंदर ही शेष रुक जाते हैं, बच जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, उनका अपघटन होता है और अपघटन से उत्पन्न अम्ल में पीएच मान 5 अम्ल होता है। जो उसमें जो बैक्टीरिया जो अपघटन करते हैं उसमें अपघटन से उत्पन्न जो बैक्टीरिया द्वारा जो अपघटन से उत्पन्न
जो अम्ल मुंह के अंदर प्राप्त होता है उसका पीएच मान 5.5 से क्या होता है, कम होता है, यानी कम कर देते हैं। तो 7 से कम अम्लीय, 7 तक उदासीन, 7 से अधिक क्षारीय। O 0 से लेके 14 खाने होते हैं। इसमें हाइड्रोजन आयनिक सांद्रता बढ़ रही है, इसमें घट रही है, इसलिए 7 से कम रहेगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा, 7 तक आएगा तो उदासीन हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको एक तरह से आप समझे तो होमवर्क की तरह ही दे रहा हूं आपको कि 1 बिलियन का पीएच मान 7.7 है। 1 बिलियन का पीएच मान 7.7 है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। तो वह बिलियन होगा, यानी बिलियन की प्रकृति होगी, अम्लीय होगी, ऑप्शन ए है। दूसरा बी ऑप्शन है क्षारीय होगी, ऑप्शन सी है उदासीन होगी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 7.7 है। तो आप अपने दिमाग में बैठा लिए होंगे कि जब इसका पीएच मान 7.7 आ रहा है तो 7 से अधिक आ रहा है, जब 7 से अधिक आ रहा है तो यह क्या होगा, क्षारीय होगा, यानी ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट है। ये पिछले बार एग्जाम में भी पूछा था। अब पीएच के बाद कुछ टिपिकल चीज मैं आपको बता दूं कि एक और छोटा सा क्वेश्चन आता है कि साबुन आप लोग देखे होंगे, साबुन क्या है, यानी साबुन की परिभाषा नहीं पूछ रहा हूं मैं, साबुन क्या है। इसका क्वेश्चन है अम्लीय या क्षारीय। क्वेश्चन हमारा है कि साबुन क्या है, अम्लीय अथवा क्षारीय। साबुन क्या है, अम्लीय अथवा क्षारीय, यानी साबुन जो है वो अम्लीय है कि क्षारीय है। तो साबुन जो है हमारा वह क्षारीय होता है। इसका आंसर क्या होगा, ये क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब किसी भी साबुन के संपर्क में, सबसे आसान तरीका है लिटमस पेपर को ले जाइए आप। लिटमस पेपर जिसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जब आप लिटमस पेपर को ले जाएंगे तो लाल लिटमस पेपर को साबुन क्या कर देगा, नीला कर देगा। नीला कर देगा, इससे तो हो जाएगा कि साबुन क्या है, क्षारीय, क्षारक है, यानी उसकी प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी। तो ये ऑप्शन, इसमें से ये ऑप्शन लिखेंगे कि साबुन क्षारीय है क्योंकि यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कई बार पूछा भी है कि लिटमस का स्रोत क्या है। आप नोट कर लीजिए इसको, मैं बता दूं आपको लिटमस का स्रोत क्या है, यानी लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है। लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है, लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है। तो लिटमस थैलोफाइटा वर्ग से संबंध शैवाल से प्राप्त होता है। याद कर लिख लेंगे कि यह थैलोफाइटा वर्ग से संबद्ध शैवाल से प्राप्त होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, हाँ, अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए।
लिए, बहुत अच्छा। तो ये लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से प्राप्त होता है? यह थैलोफाइटा वर्ग से संबद्ध शैवाल से प्राप्त होता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग हम अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए करते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, सारे टिपिकल क्वेश्चन ही मैं आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल, दो चीज है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित होकर अत्यधिक मात्रा में एच आयन या हाइड्रोनियम आयन, एच आयन या हाइड्रोनियम आयन H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसे बोलते हैं H3O को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता कैसे है? तो इसके लिए मान लीजिए H+H2O, तो यहाँ एक H है और यहाँ 2H है, तो मिल जाएगा, तो हो जाएगा H3O और प्लस। हाइड्रोनियम आयन का निर्माण ऐसे होता है। रिएक्शन के माध्यम से मैंने आपको दिखा दिया कि हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है। क्वेश्चन भी आ सकता है, पूछ भी सकता है, कोई पूछ भी सकता है कि हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है। तो हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है? H+ H2O, यहाँ एक H है, यहाँ 2H है, 2 और 1 3 हो गया, H3O+, यानी हाइड्रोनियम आयन का निर्माण ऐसे होता है। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं? तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित होकर अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन प्राप्त कराते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे प्रबल अम्ल में जैसे H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। बहुत बार पूछा कि एक प्रबल अम्ल का नाम बताइए, तो H2SO4, या HNO3 भी होता है, HNO, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल भी होता है, इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ये दोनों कौन सा अम्ल है? तो प्रबल अम्ल है। अब दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? कि वे अम्ल जो पूर्णतया जलीय विलयन में आयनित ही नहीं होते हैं, आयनित नहीं होते हैं तथा विलयन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन कम मात्रा में प्राप्त होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल, इसके लिए क्या है? CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कौन सा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। प्रबल अम्ल कौन सा है? H2SO4 प्लस HNO3, क्योंकि ये जल में जब आयनित होते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन आयन या इसमें से हाइड्रोनियम आयन का निर्माण अधिक मात्रा में होता है। ये जब जल में आयनित होते हैं, इसमें हाइड्रोनियम आयन और H आयन का निर्माण बहुत कम मात्रा में होता है। आयन प्रदान कम आयन में प्रदान करते हैं, संभवतः ये आयनित होते ही नहीं है। तो संभवतः ये आपको बस याद करना है कि दो प्रबल अम्ल का नाम है H2SO4 HNO3 और दुर्बल अम्ल का नाम है CH3COOH। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, सारे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं। प्रति अम्ल क्या है? प्रति अम्ल क्या है? प्रति अम्ल क्या है? कई बार आप लोग सुने भी होंगे, बहुत लोग इसको जानते भी हैं। प्रति अम्ल
जब कोई व्यक्ति अम्लता से पीड़ित हो जाता है, एसिडिटी जिसको हो जाती है, जब कोई व्यक्ति अम्लता से पीड़ित हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है उसको, तो उस एसिडिटी को समाप्त करने के लिए औषध के रूप में जो चीज़ दिया जाता है, जो क्षारीय पदार्थ दिया जाता है, यानी अम्ल, यानी जब कोई मनुष्य अम्लता से पीड़ित हो जाता है तो उस अम्लता को दूर करने के लिए जो क्षारीय पदार्थ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिअम्ल कहते हैं। यानी अम्लता को दूर करने के लिए जो क्षारीय पदार्थ किसी को दिया जाता है उस क्षारीय पदार्थ को ही कहते हैं प्रतिअम्ल। जैसे एक प्रतिअम्ल का नाम बताइए आप लोग। MgOH का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यह प्रतिअम्ल है, क्योंकि अम्लता जब होती है तो उसको क्षारीय पदार्थ ही दिया जाता है, और क्षारीय पदार्थ होता है MgOH2OH आयन है इसमें क्षारीय पदार्थ, इसलिए यह कौन सा अम्ल है? प्रतिअम्ल है। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा कि पीतल और तांबे के बर्तनों में दही जो होता है या कोई खट्टा पदार्थ क्यों नहीं रखा जाता है? यानी पीतल और तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? कह रहा है कि पीतल हो या तांबा हो के बर्तनों में हमको दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? चलिए इस क्वेश्चन के आंसर में बहुत ही आसान तरीके से बता, पीतल और तांबा है क्या? इसका आंसर कैसे बताऊंगा आपको कि पीतल और तांबा है क्या? धातु है। क्या है? धातु। और दही कैसी होती है? खट्टी भी लगती है, खट्टे पदार्थ, यानी इसमें अम्ल है। तो पहले वाली वीडियो में बताया था कि जब अम्ल जब धातु से क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण, और लवण बनता है, और उसमें से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। बहुत अच्छा। तो जब दही तथा खट्टे पदार्थ में अम्ल की मात्रा होती है, अम्लीय होता है, और जब अम्ल पीतल तांबे के धातुओं के साथ अब क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। और लवण क्या होते हैं? विषैले होते हैं। लवण क्या होते हैं? विषैले होते हैं। इसलिए विषैले होने के कारण पीतल और तांबे में दही या खट्टे पदार्थ को रखना नहीं चाहिए। तो आप एक लाइन में कैसे कहेंगे? कहेंगे कि पीतल और तांबे दोनों धातु हैं, और कोई धातु जब किसी अम्ल से क्रिया करता है तो लवण बनाता है। लवण क्या होते हैं? विषैले होते हैं। इसीलिए पीतल और तांबे के बर्तनों में हमें दही और खट्टे पदार्थ रखना नहीं चाहिए। थैंक यू। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तथा अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए। और मेरा नंबर है 7236986070, इस पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।